सीएनटी एसपीटी एक्ट में बीजेपी ने संशोधन किया और आदिवासियों की झारखंड में जमीन गैर आदिवासी भी खरीद सकता है, पूंजीपति भी खरीद सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। और आज आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीद रहे हैं। जो नहीं बेच रहे हैं उनको नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है, उनको उस जल जंगल जमीन से भगाया जा रहा है। यह ऐसा झारखंड में वर्तमान में चल रहा है। बड़े पैमाने पर भूमाफिया जो है वो जमीन के अंदर की जो खनिज संपदा है उसको लूटने का काम इस देश में कर रहे हैं। और इसके विरोध में जो भी आवाज उठाता है, एक तो उसकी हत्या हो जाती है या उसको फिर नक्सलाइट घोषित किया जाता है। जैसे साहेबगंज की एक इंस्पेक्टर थी, आदिवासी लड़की रूपा तिर्की, उसने इन भूमाफियों के सारे दस्तावेज इकट्ठा किए थे। उस एरिया में एक बीजेपी का विधायक था, उसके भी विरोध में बहुत सारे दस्तावेज उन्होंने इकट्ठा किए थे और उन सभी भूमाफियों के ऊपर बड़े पैमाने पर कानूनन कार्रवाई होने वाली थी। तो क्या किया? तो रूपा तिर्की की हत्या कर दी और ये बताने की कोशिश की कि उनकी आत्महत्या हुई। अब वो जो रूपा तिर्की की जो आत्महत्या बता रहे हैं, पूरे झारखंड में चर्चाएं चल रही है, जनमानस में चर्चा चल रही है। इतना ही नहीं तो उसके रिश्तेदार भी ये कहते हैं कि हमारी लड़की इतनी ब्रिलियंट थी, इतनी होशियार थी, इतनी समझदार थी, इतनी मैच्योर्ड थी कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती। और जिस परिस्थिति में डेड बॉडी हासिल की गई तो उससे ये क्लियर होता है कि वो आत्महत्या नहीं है बल्कि वो हत्या है। तो एक तो हत्या की जाती है या नक्सलाइट करके उनको मारा जाता है, उनको भगाया जाता है। और इस प्रकार से झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश भर में आदिवासियों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर इस खनिज संपदा को सुरक्षित कैसे रखा जाए? बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मामला हमारे सामने ये आया कि ऐसे परिस्थिति में इस खनिज संपदा को सुरक्षित कैसे रखा जाए, जल जंगल जमीन को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व को सुरक्षित कैसे रखा जाए। आदिवासी महापुरुषों ने जो आंदोलन इस देश में चलाए, चाहे तंटा मामा का आंदोलन हो, चाहे सीधो कानों का आंदोलन कानों का आंदोलन हो, चाहे बिरसा मुंडा का आंदोलन हो या क्रांतिवीर बाबूराव पुल्लेश्वर शर्मा के का आंदोलन हो, इन सारे आंदोलनों का अध्ययन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और ये आंदोलन सिर्फ दो ही चीजों के लिए हुई। एक, जिन लोगों ने आदिवासियों की कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व खत्म करने का प्रयास किया, उनके विरोध में आदिवासियों ने आंदोलन चलाया। और दूसरा, जो जल जंगल जमीन को खत्म करने का प्रयास किया, उनके विरोध में आदिवासियों ने आंदोलन किया। तो ये अध्ययन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 244 बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई और आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची बाबा साहब ने लिखी। आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची बनाई। अब ये 5वीं अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची ये सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है स्वायत्त शासन। और 6वीं अनुसूची ओनरशिप का अधिकार है, मालकियत का अधिकार।
अब स्वायत्त शासन क्या है? स्वायत्त शासन समझने के लिए मैं सिर्फ 2-3 बिंदु हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं। 2-3 बिंदु। पहला बिंदु, स्वायत्त शासन क्या है? तो भारत सरकार से 1 रुपया भी मांगने की जरूरत आदिवासियों को नहीं है, बल्कि आदिवासी अपना राज खुद चला सकता है। यह है स्वायत्त शासन, यानी भारत सरकार के रुपये की जरूरत नहीं है। नंबर दूसरा, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री जिस एरिया में अनुसूची 5 घोषित है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधीन का मामला है। यहाँ पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, स्वायत्त शासन का अर्थ यह है कि किसी भी राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो आदिवासियों का खुद का राज होगा। अब कैसे होगा खुद का राज? इस संदर्भ में बहुत सारे यूट्यूब पर मेरे वीडियोज अवेलेबल है 5वीं-6वीं अनुसूची को लेकर। मैं उतना विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ मौलिक बिंदु आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन एक्चुअल है क्या। यानी धारा 4(1) में लिखा हुआ है प्रशासन का अधिकार। अब प्रशासन कैसे होगा? कलेक्टर 1 होगा, लेकिन सीओ 2 होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 5वीं अनुसूची में। अब सीओ 2 का मतलब क्या है? एक सीओ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए एक सीओ, और एक सीओ केवल मात्र आदिवासियों के लिए होगा, ट्राइब के लिए होगा। यानी जिला परिषद में 2 टेबल होंगे, एक जनरल होगा और एक केवल मात्र शेड्यूल एरिया का होगा। अब प्रशासकीय अधिकार जो धारा 4(1) में दिया गया है, ये प्रशासकीय अधिकार क्या है? कि आदिवासी को भारत सरकार के स्कूल की जरूरत नहीं है, खुद की स्कूल निर्माण कर सकते हैं, खुद के रोजगार निर्माण कर सकते हैं, कृषि को डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं। यह है स्वायत्त शासन। नौकरियों का उपलब्ध कर सकते हैं, रोजगार की निर्मित कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रशासन चलेगा 5वीं अनुसूची में। और इस प्रशासन में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार से हमें रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। यानी ये 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है, ये संविधान में आदिवासियों के लिए और एक संविधान है। जैसे भारत का संविधान है, उस संविधान में आदिवासियों के लिए और एक संविधान है। 5वीं अनुसूची में ये भी बात लिखी हुई है, धारा 5(2) में, कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। लेकिन आज टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी, अडानी, गडकरी आदिवासियों की जमीन खरीद रहे हैं। खरीदने के लिए संशोधन कर रहे हैं, खरीदने के लिए नेशनल कॉरिडोर के नाम पर आदिवासियों की जमीन खरीद रहे हैं, जमीन से भगा रहे, धरण प्रकल्प के नाम पर, नदी प्रकल्प के नाम पर, गेंडा प्रकल्प के नाम पर, व्याघ्र प्रकल्प के नाम पर, नेशनल पार्क के नाम पर, पुनर्वसन के नाम पर, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से भगाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। नहीं तो उस एरिया में शेर छोड़े जा रहे हैं, टाइगर छोड़े जा रहे हैं, ताकि डर की वजह से आदिवासी भाग जाए। और जो आदिवासी जल जंगल जमीन को
छोड़ना नहीं चाहता, उन आदिवासियों को नक्सलवादी करके मार रहे हैं। धारा 5(2) में लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किया, नंदीग्राम में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और बड़े पैमाने पर भूमाफिया जो है, पूंजीपतियों को बड़े पैमाने पर अवसर दिया गया है। इतना ही नहीं, तो जल जंगल जमीन से आदिवासियों को भगाने के लिए 13 फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 12 लाख आदिवासियों को, करीबन 10 राज्य के 12 लाख आदिवासियों को जल जंगल जमीन छोड़ने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए कि वो खाली करवाओ। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति मिटाई गई, 72 गांव आदिवासियों के उसमें चले गए। इस प्रकार से इस देश में षड्यंत्र चल रहा है। 5वीं अनुसूची में और एक बात कही हुई है कि जिस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है, उस क्षेत्र में कला, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कला, सभ्यता, संस्कृति ये सुरक्षित रखने के बजाय आदिवासियों की पहचान खत्म करने का कार्यक्रम इस देश में आरएसएस और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग गिरिजन कहते हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग वनवासी कहते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम बनाकर वो लोग काम कर रहे हैं, हिंदू बनाने में आदिवासियों को लगे हुए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी को हिंदू कोड बिल लागू नहीं है, आदिवासी को शारदा एक्ट लागू नहीं है, आदिवासियों को मैरिज एक्ट लागू नहीं है। यानी संविधान कहता है 5वीं अनुसूची में कि जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास कर रहे हैं उनकी कला, सभ्यता, संस्कृति सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन राज्य सरकार सुरक्षित करने के बजाय उनकी पहचान ही खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पहचान खत्म? पहचान इसलिए खत्म कर रहे हैं, जब तक आदिवासी आदिवासी रहेगा तब तक जल जंगल जमीन का मालक रहेगा। अगर आदिवासी ही पहचान अगर खत्म कर दिया जाए तो धारा 5(2) कहती है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। तो जब वो आदिवासी रहेगा तो खरीद नहीं सकते कोई, तो आदिवासी को गैर आदिवासी बना दो, उनको हिंदू बना दो, उनको वनवासी बना दो, उनको गिरिजन बना दो। और इस प्रकार से ये सारा मामला इस देश में चल रहा है। अनुसूची 5 में और एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं, अगर उस क्षेत्र में वहां के आदिवासी अगर गरीब है, लाचार है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया जाए और उनकी गरीबी, लाचारी, भुखमरी खत्म की जाए। और ये संविधान में प्रावधान बनाकर रखा हुआ है, आर्टिकल 275 में बजट का प्रावधान बनाकर रखा हुआ है आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट। लेकिन जो बजट आदिवासियों के लिए बनाया जाता है आज वर्तमान में, वो बजट पूंजीपतियों को दिया जाता है। और आदिवासी का बजट आदिवासी के किसी भी विकास एवं कल्याण के ऊपर खर्चा ही नहीं होता। यानी संविधान में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए मौलिक संविधान है। अब भारत सरकार से अगर 1 रुपया मांगने की आदिवासियों को जरूरत नहीं है, तो आदिवासी अपना राज कैसे निर्माण करेगा? राज निर्माण करने के लिए पैसा चाहिए,
शासन चलाने के लिए पैसा चाहिए, स्कूल निर्माण करने के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए पैसा चाहिए, कृषि के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पैसा चाहिए। तो बगैर पैसे से आदिवासियों का स्वायत्त शासन निर्माण होने वाला नहीं है। तो ये स्वायत्त शासन निर्माण कैसे होगा? पैसा कहां से आएगा अगर भारत सरकार से 1 रुपया नहीं लेना है? तो पैसा का इसके लिए 6वीं अनुसूची बनाई गई। पैसा ये 6वीं अनुसूची क्या है? 6वीं अनुसूची में प्रावधान है कि जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा। आर्टिकल 342 में संविधान में आदिवासियों की व्याख्या की गई। नंबर 1 जो एजुकेशनली बैकवर्ड, नंबर 2 जो सोशली बैकवर्ड, नंबर 3 जो जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, नंबर 4 जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, नंबर 5 जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, उन लोगों को आदिवासी कहा गया। उनका शेड्यूल बनाया गया और 850 जातियों को उस शेड्यूल में डाला गया, नाम दिया शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 342। और 6वीं अनुसूची कहती है कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। टेरिटोरियल पोजीशन का मतलब है हजारों सालों से आदिवासी का जमीन के ऊपर मालिकाना अधिकार है, उसे कहते हैं टेरिटोरियल पोजीशन। और ये टेरिटोरियल पोजीशन की वजह से 6वीं अनुसूची में कहा गया कि जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी है। और जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उन 90 प्रकार के धातु है। जो आप लोगों को बताया, उस धातु की कीमत 80,000 लाख करोड़ के ऊपर है। और 2011 की गिनती के अनुसार आदिवासी 11 करोड़ 70 लाख है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये 80,000 लाख करोड़ अगर आदिवासियों में बांट दिया जाए तो इस देश का पूंजीपति ये टाटा बिरला मफतलाल अंबानी नहीं होगा, तो इस देश का पूंजीपति ये आदिवासी होगा। इतने का मालक आदिवासी है। और इन पैसों से आदिवासी अपना राज निर्माण कर सकता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट अगर बेचना चाहती है तो बेच नहीं सकती, उनको एनओसी लेनी होगी, आदिवासी पंचायत की एनओसी लेनी होगी। और आदिवासी पंचायत ये ओरली नहीं है, ऑथेंटिक है, लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशनली है। 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि आदिवासी आदिवासी में अगर डिस्प्यूट होता है, कल्चरल डिस्प्यूट होता है, कुछ झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, तो वो केस हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा, वो आदिवासी पंचायत में जाएगा और आदिवासी पंचायत उसको सुलझाएगी। ये लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशनली है। इसलिए कोई कंपनी अगर आदिवासी एरिया में आती है कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए तो उनको टैक्स देना होगा, एनओसी निकालनी होगी और टैक्स देना होगा। और जो जल जंगल जमीन के अंदर के जो धातु है वो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री नहीं निकाल सकता, ये पावर उनको नहीं है, नरेंद्र मोदी को पावर नहीं है। अगर मान लीजिए अगर भारत सरकार वो धातु निकालना चाहती है तो 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी। नंबर 1 ट्राइबल पंचायत और नंबर 2 ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी, जनजाति सलाहकार परिषद। ये 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी। अगर 2 लोगों ने परमिशन दी तो सरकार वो धातु निकाल सकती है, लेकिन सरकार को रॉयल्टी देनी होगी। यानी स्वायत्त शासन कैसे निर्माण होगा? तो सरकार अगर धातु निकालते हैं तो 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी। अगर परमिशन दी ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी और ट्राइब पंचायत ने, अगर परमिशन दी तो सरकार को रॉयल्टी देनी होगी। और वो रॉयल्टी कहां जमा होगी?
रिजर्व बैंक में जमा नहीं होगी भारत सरकार की, तो आदिवासियों की एक सेपरेट बैंक होगी। स्वायत्त शासन का मतलब समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको विस्तार से समझना होता है। इस पर हम 3 घंटे का सेमिनार लेते हैं 5वीं 6वीं अनुसूची को लेकर, और बहुत सारी बातें समझाते हैं कि आदिवासियों का स्वायत्त शासन कैसे होगा। 3 घंटे इसी पर ही हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो आप लोगों को अभी धीरे धीरे थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि एक्चुअल आदिवासियों का स्वायत्त शासन कैसे निर्माण होगा। तो जैसे भारत सरकार की रिजर्व बैंक है, उसी प्रकार से आदिवासी की भी रिजर्व बैंक होगी। अब उस बैंक का नाम रिजर्व बैंक नहीं होगा, बल्कि उस बैंक का नाम है डिस्ट्रिक्ट एटोनॉमस काउंसिल, और उसमें वो पैसा जमा होगा, और फिर उन पैसों से आदिवासी अपना विकास एवं कल्याण करेगा, स्कूल निर्माण करेगा, रोजगार निर्माण करेगा, बिजली का निर्माण करेगा, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, दूरसंचार साधनों का डेवलपमेंट करेगा, सिविलाइजेशन करेगा, जो चाहे वो डेवलप कर सकते हैं। ऐसा होगा, ये प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, लेकिन ऐसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शासक विदेशी ब्राह्मण है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस किसकी है? चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस में डॉक्टर हेडगेवार, नागपुर का ब्राह्मण, 1935 तक वो विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस का। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। जब आरएसएस बनाई तब 10 साल और कांग्रेस नहीं था। उस आरएसएस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बंगाल के ब्राह्मण। उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया। उसी जनसंघ का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, ये दो ब्राह्मणों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। मतलब कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल, कम्युनिस्ट भी ब्राह्मण, सीपीआई भी ब्राह्मणों का दल, सीपीएम भी ब्राह्मणों का दल, तृणमूल कांग्रेस भी ब्राह्मणों का, यानी 3.5% अल्पसंख्यक के ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। लागू तो यानी 5वीं और 6वीं अनुसूची ये 26 जनवरी 1950 से ही लागू है, अमल में नहीं आ रही। लागू तो 1950 से ही है, अमल में नहीं आ रही। अमल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस देश का शासक जो है वो 3.5% अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण है। ये बात को जानना और समझना बहुत जरूरी। ये बहुत खास बात आप लोगों को समझाई जा रही। इस झारखंड के बामसेब के राज्य अधिवेशन के दौरान जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि आदिवासी का खुद का राज होगा, ये संविधान कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्य के 12 लाख आदिवासियों को जमीनी खाली करने का आदेश दे दिया, और राज्य सरकार को कहा अगर वो नहीं खाली कर रहे तो प्रशासकीय मैन पावर लगाकर खाली करो। क्योंकि पूंजीपतियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उसके लिए 2 बातें चाहिए। कोई भी कंपनी अगर किसी जगह पर अगर इस्टेब्लिश करनी है तो 2 बातें चाहिए, एक जमीन और दूसरा पानी। और ये जमीन और पानी किनके पास है? आदिवासियों के पास है और किसानों के पास है, मतलब ओबीसी भाइयों के पास है। इसलिए आदिवासियों की और किसान भाइयों की जमीन खत्म करने के लिए 2005 में सेज लाया, 2013 में कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, और 14 में बीजेपी ने भूमि अधिग्रहण कानून अमल में लाया। इतना ही नहीं, तो पिछले साल लॉकडाउन में किसानों के विरोध में 3 कानून बनाए, एमएसपी बंद कर दी, यानी स्टोर करने का अधिकार भी पूंजीपतियों के पास में, रेट निर्धारित करने का भी अधिकार पूंजीपतियों के पास में,
अगर किसानों को इस संदर्भ में न्याय नहीं मिला तो वो किसी भी कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे कानून बनाए, क्योंकि कंपनियों को दो बातें चाहिए, जमीन और पानी। ये आदिवासी और किसान भाइयों के पास में है। इसलिए ना किसानों की समस्या का समाधान हो रहा है, ना आदिवासी की समस्या का समाधान हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये भारत भले ही कृषि प्रधान देश है, कहने के लिए है, लेकिन किसान इस देश का प्रधान नहीं है। इस देश का प्रधान है ब्राह्मण, जिनकी संख्या 3.5% है और वो विदेशी है। ये समस्या है। यानी 5वीं और 6वीं अनुसूची 26 जनवरी 1950 से लागू है, अमल अभी तक नहीं है। अमल इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश का जो शासक है वो ब्राह्मण है। फिर ये अमल करने के लिए क्या करना होगा? हमने सब्जेक्ट बनाया कि लागू तो है, अमल में नहीं है, तो अमल करने के लिए करना क्या होगा? अगर ये खनिज संपत्ति को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, पूंजीपति के इससे बचाना है, तो क्या करना होगा? ये सब्जेक्ट हम लोगों ने चर्चा में इसलिए रखा कि करना क्या होगा। तो करने के लिए हमें 5वीं 6वीं अनुसूची इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाना होगा। कोई भी कानून को अगर अमल में लाना है तो पहले एक्ट बनाना पड़ता है। एक्ट बनाने का मतलब है उस पर अमल ही करना होता है। जैसे रिजर्वेशन अमल में क्यों नहीं आ रहा है? 100% रिजर्वेशन अमल में क्यों नहीं आ रहा है? रिजर्वेशन की क्या डेफिनेशन है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उदाहरण के लिए बता रहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन उतनी हिस्सेदारी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट नहीं है। कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया था 2004 में कि रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाएंगे, बनाया ही नहीं। अगर बनाते तो क्या होता? अमल करना पड़ता, और जो अमल नहीं करता वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है उसको 6 महीने की सजा होता है, फांसी की भी सजा हो सकती है। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का मामला है, ये करोड़ों लोगों के जीवन का मामला है, इसलिए एक्ट बनाना पड़ता है। मतलब कानून वो बनाना ही पड़ता है, उस पर अमल ही करना पड़ता है। जैसे रास्ते में चलते हुए बाएं साइड से चलना पड़ता है, कानून है। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची अमल में लाना है तो रिजर्वे 5वीं 6वीं अनुसूची इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाना होगा। और जब एक्ट बनाएंगे तो 5वीं 6वीं अनुसूची अमल में आएगी। एक्ट अभी तक बनाए नहीं। अब एक्ट कौन बनाता है ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्ट कौन बनाता है। तो एक्ट बनाते हैं हमारे समाज के प्रतिनिधि, विधानसभा और सांसद में बैठे हुए जो लोग हैं वो एक्ट बनाते हैं, उनके हाथ में पावर है। तो आदिवासी समाज में करीबन 47 सांसद चुनकर जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 450 विधायक चुनकर जाते हैं। ये दिखने में हमारे समाज के प्रतिनिधि दिखते हैं, लेकिन ये हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं है। यानी मैंने आपको कहा कि फिर 5वीं 6वीं अनुसूची इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाना होगा अगर अमल में लाना है तो। अब ये कौन बनाता है? तो ये विधायक और सांसद बनाता है। अब विधायक और सांसद बनाता है तो अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? सवाल खड़ा हुआ, अभी तक क्यों नहीं बना? अभी तक अमल में क्यों नहीं आई 5वीं और 6वीं अनुसूची? तो उसका कारण ये है कि हमारे समाज में 47 सांसद और 450 विधायक चुनकर जाते हैं, जिनको हमारे समाज के लोग भोले भाले आदिवासी इनको अपना मसीहा मानते हैं, इनको समाज के प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन वो समाज के प्रतिनिधि नहीं है, वो हमारे समाज के मसीहा नहीं है, बल्कि वो पार्टी और हाईकमांड के गुलाम लोग हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अगर भाषा में समझाया जाए तो ये दलाल लोग हैं, भड़वे लोग हैं, जिनको हमारे समाज के लोग विधायक कहते, सांसद कहते हैं। बाबा साहब ने कहा ये तो दलाल लोग हैं, दलाल को समाज के लोग अपना प्रतिनिधि मानते हैं। लागू अमल में क्यों नहीं आ रही? एक्ट नहीं बन रहा है। एक्ट कौन बनाता है? विधायक और सांसद बनाता है।
अभी तक नहीं बनाया गया और ना ही अमल में लाया गया। उसका कारण ये है कि जिनको, जो लोग हमारे समाज के प्रतिनिधि है, वो दिखने में भले ही हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो हमारे समाज के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो पार्टी और हाईकमांड के गुलाम है, वो दलाल है, वो एजेंट है, वो टूल्स है, वो स्टूज है। ये दो मौलिक कारण हमारी समस्या का समाधान ना होने की। पहला कारण कि शासक ब्राह्मण है, और दूसरा कारण जिनको हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, तो वो पार्टी और हाईकमांड के गुलाम है। ये दो मौलिक कारण हैं हमारी हजारों समस्याएं निर्माण होने की।